वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम वेब एनिमेशंस की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के पहलू पर। आजकल वेब पर एक स्मूथ एंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और एनिमेशंस इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें बनाने का सबसे परफॉर्मेंट तरीका कौन सा है, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास मोजिल्ला डेवलपर नेटवर्क यानी MDN का एक काफी इंसाइटफुल लेख है। ये लेख CSS और जावास्क्रिप्ट एनिमेशन परफॉर्मेंस की तुलना करता है। हमारा मकसद है इस जानकारी को खंगालना और समझना कि डेवलपर्स को कब कौन सा अप्रोच चुनना चाहिए ताकि वेब एप्लीकेशंस तेज चलें और यूजर्स को एक बढ़िया अनुभव मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दो मुख्य तरीके हैं वेब पर चीजों को एनिमेट करने के, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनमें क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल। तो वेब पर एनिमेशन करने के लिए बेसिकली दो रास्ते हैं। पहला है CSS। अब CSS के अंदर भी दो मेन टेक्निक्स हैं, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। CSS ट्रांजिशंस जो हैं वो मतलब ज्यादातर सिंपल यूज केसेस के लिए होते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक स्मूथ सा बदलाव लाना है, जैसे बटन हवर वाला इफेक्ट। हाँ बिल्कुल। जैसे एक बटन है, माउस उस पर गया, होवर स्टेट आई तो उसका बैकग्राउंड कलर या शैडो धीरे से बदल गया। ये ट्रांजिशन से बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। और सोर्स में एक अच्छी बात लिखी थी कि अगर ट्रांजिशन चल रहा है और स्टेट फिर बदल जाए, हाँ, तो वो एकदम से अंत पर नहीं जाता बल्कि वहीं से एडजस्ट होता है। एग्जैक्टली। ये उसे काफी नेचुरल फील देता है, मतलब अब्रप्ट नहीं लगता। फिर आते हैं CSS एनिमेशंस। ये ट्रांजिशन से थोड़े ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल हैं। ट्रांजिशंस में तो आप सिर्फ स्टार्ट और एंड स्टेट बताते हैं, लेकिन एनिमेशंस में आप की फ्रेम्स यूज कर सकते हैं। की फ्रेम्स मतलब एनिमेशन के बीच के स्टेप्स। हाँ, आप सीक्वेंस के बीच में पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 0% पर एलिमेंट ऐसा हो, 50% पर कुछ और करे, शायद घूम जाए, और फिर 100% पर अपनी फाइनल स्टेट में आ जाए। इससे आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप सीक्वेंसेस बना सकते हैं। ओके, तो CSS में ट्रांजिशंस हैं सिंपल स्टेट चेंजेस के लिए और एनिमेशंस हैं की फ्रेम्स के साथ ज्यादा कंट्रोल के लिए। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इन दोनों CSS तरीकों में कोई बड़ा फर्क है? देखिए, MDN सोर्स के हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज CSS ट्रांजिशंस और CSS एनिमेशंस में कोई खास अंतर नहीं है। ब्राउजर इन्हें हैंडल करने के लिए काफी सिमिलर मैकेनिज्म्स यूज करता है। तो इस डिस्कशन के लिए हम इन्हें एक साथ CSS बेस्ड एनिमेशन मेथड्स मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ CSS वाला पक्ष। अब दूसरे तरीके पर आते हैं जावास्क्रिप्ट। सोर्स में खास तौर पर रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम API का जिक्र है। ये कैसे काम करता है? इसे एफिशिएंट क्यों मानते हैं? हाँ, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम या जिसे शॉर्ट में RAF भी कहते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में एनिमेशन करने का मॉडर्न और रेकमेंडेड तरीका है। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि आप ब्राउजर को बताते हैं कि आप एक एनिमेशन करना चाहते हैं, और ब्राउजर आपके दिए हुए फंक्शन को कॉल करता है। कब? अगले फ्रेम रीपेंट होने से ठीक पहले। अच्छा, ये सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल से कैसे बेहतर है? उनसे भी तो एनिमेशन होता है। होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल में दिक्कत क्या है? आपको एक फिक्स्ड डिले देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 60 FPS चाहिए, तो आप 16 ms का डिले देंगे। पर ब्राउजर का रेंडरिंग साइकिल हमेशा इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता। हो सकता है ब्राउजर बिजी हो या डिवाइस की रिफ्रेश डेट अलग हो। हाँ, तो सेट टाइम आउट कॉल्स या तो जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, या देर से हो सकते हैं जिससे एनिमेशन जर्की लगता है। मतलब वो ब्राउजर के रीपेंट साइकिल के साथ परफेक्टली सिंक नहीं होते। RAF इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये ब्राउजर के रेंडरिंग पाइपलाइन के साथ एकदम सिंक में चलता है। ओके। ब्राउजर खुद तय करता है कि आपके एनिमेशन फंक्शन को कब कॉल करना है, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट पेंट। इससे एनिमेशन ज्यादा स्मूथ लगता है, विजुअल ग्लिचेस कम होती हैं। और सोर्स में ये भी था कि इनएक्टिव टैब्स में ये पॉज हो जाता है, CSS की तरह। हाँ बिल्कुल, ये एक और बड़ा फायदा है। अगर यूजर ने टैब बदल दिया तो CSS एनिमेशन की तरह RAF भी ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। इससे CPU यूसेज बचता है, बैटरी लाइफ बचती है, फिजूल में एनिमेशन नहीं चलता रहता। सही बात है, ये तो काफी स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन है ब्राउजर की तरफ से। बिल्कुल, रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, परफॉर्मेंस। CSS वर्सेस जावास्क्रिप्ट, स्पेसिफिकली RAF। हाँ, कौन बेहतर? MDN सोर्स का पहला कंक्लूजन तो थोड़ा
हैरान करने वाला लगा मुझे। हाँ। वो कहता है कि ज्यादातर मामलों में कम से कम फायरफॉक्स की टेस्ट के आधार पर CSS और RAF की परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी होती है। हाँ, ये बात है। ये जो कॉमन विजडम है ना कि भाई डिक्लेरेटिव CSS हमेशा इम्पेरेटिव जावास्क्रिप्ट से तेज होता है। हाँ, वही सुना है। MDN का एनालिसिस दिखाता है कि हकीकत थोड़ी न्यूआंस्ड है, स्पेशली जब हम RAF की बात कर रहे हैं। और मामला और पेचीदा हो जाता है जब आप एडवांस्ड JS लाइब्रेरीज देखते हैं, जैसे GSP या वेलोसिटी JS। वो तो कई बार दावा करती हैं कि वो कुछ सिनारियोज में नेटिव CSS से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती हैं। वाओ, ये कैसे पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट को तो ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए ना, CSS तो नेटिव है। इसका एक पॉसिबल रीजन MDN सोर्स में दिया गया है। फंडामेंटली सोचें तो जब CSS ट्रांजिशन या एनिमेशन चलता है, ब्राउजर को हर फ्रेम पर एलिमेंट की स्टाइल को कैलकुलेट करना पड़ता है ना? हाँ। कि भाई इस फ्रेम में एलिमेंट कैसा दिखेगा। ये काम कहाँ होता है? ब्राउजर के मेन UI थ्रेड पर रीपेंट इवेंट से ठीक पहले। अच्छा, अब सोचिए RF क्या करता है? वो भी फंक्शन को रीपेंट से ठीक पहले कॉल करता है। एग्जैक्टली। हाँ। ताकि डेवलपर स्टाइल्स अपडेट कर सकें। हाँ। तो अगर दोनों ही तरीके CSS और RAF आखिर में मेन UI थ्रेड पर ही स्टाइल कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रीपेंट से पहले, तो उनकी बेसलाइन परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं होगा। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क होना मुश्किल है। अच्छा, और वो लाइब्रेरीज GSAP वगैरह वो कैसे तेज हो सकती हैं? देखिए, उनका दावा शायद इसलिए सच हो सकता है क्योंकि उनका कोड बहुत हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है। हो सकता है वो मेमोरी एलोकेशन बेहतर मैनेज करती हों, कैलकुलेशंस को बैच करती हों, या स्पेसिफिक ब्राउजर क्वर्क्स के लिए वर्कअराउंड्स हों उनके पास, जो शायद नेटिव CSS इम्प्लीमेंटेशन में ना हो। मतलब वो बहुत स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशंस करती हैं। इसे और समझने के लिए MDN ने फायरफॉक्स में एक परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया था, राइट? जानती हाँ। वो टेस्ट काफी रिवीलिंग है। क्या था वो टेस्ट? कैसे किया? उन्होंने एक सिंपल सा सिनेरियो लिया, स्क्रीन पर 1000 div एलिमेंट्स डाल दिए ओके। और उन्हें एनिमेट किया। 3 प्रॉपर्टीज थी, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट एक्स यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट यानी घूमना, और ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल यानी साइज बदलना। इसके 2 वर्जन्स बनाए। एक प्योर CSS एनिमेशन से चलता था, दूसरा सेम एनिमेशन को रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम यूज करके जावास्क्रिप्ट में बनाया गया था, और एक बटन था जिससे आप दोनों तरीकों के बीच स्विच करके परफॉर्मेंस देख सकते थे। और परफॉर्मेंस मापी कैसे? FPS से? हाँ, FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। देखा कि स्क्रीन हर सेकंड कितनी बार रीड्रॉ हो रही है। स्मूथनेस के लिए ये आइडियली 60 FPS या ज्यादा होना चाहिए। राइट। तो इस 1000 डिव्स वाले टेस्ट का नतीजा क्या निकला जब एनिमेशन मेन थ्रेड पर चल रहा था? नतीजा वही था जो हमने पहले डिस्कस किया। CSS एनिमेशन और RAF एनिमेशन दोनों ने लगभग एक जैसा FPS दिखाया। फायरफॉक्स के परफॉर्मेंस टूल्स में भी दोनों मेन थ्रेड पर CPU यूसेज दिखा रहे थे। रीडिंग्स बहुत क्लोज थी। तो इस पॉइंट पर कोई क्लियर विनर नहीं था। ओके, यहां तक तो मामला बराबरी का है, लेकिन फिर MDN सोर्स आगे कहता है कि इन रिजल्ट्स के बावजूद ज्यादातर सिचुएशंस में CSS एनिमेशंस ही बेहतर चॉइस हैं। अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऐसा क्यों? परफॉर्मेंस बराबर है तो CSS बेहतर कैसे? यहीं पर आता है असली की कॉन्सेप्ट ऑफ मेन थ्रेड एनिमेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं OMTA। ये वो फैक्टर है जो CSS को अक्सर परफॉर्मेंस एज देता है। ऑफ मेन थ्रेड एनिमेशन मतलब एनिमेशन मेन थ्रेड पर नहीं चल रहा। हाँ, बात यह है कि मॉडर्न ब्राउजर्स रेंडरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में काफी स्मार्ट हो गए। ब्राउजर देखता है कि आप कौन सी CSS प्रॉपर्टी एनिमेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टीज एनिमेट कर रहे हैं जो ब्राउजर को पेज का लेआउट रीकैलकुलेट करने, जिसे रीफ्लो कहते हैं, हाँ, रीफ्लो, या पिक्सेल्स को स्क्रीन पर रीपेंट करने पर मजबूर नहीं करती, तो ब्राउजर उस एनिमेशन के कैलकुलेशंस को मेन UI थ्रेड से हटा सकता है। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये सेफ वाली? 2 सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट हैं, ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी। ट्रांसफॉर्म से आप एलिमेंट्स को मूव, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू कर सकते हैं बिना आसपास के लेआउट को छेड़े, और ओपेसिटी से आप ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करते हैं। और ये रीफ्लो, रीपेंट इतने बुरे क्यों हैं परफॉर्मेंस के लिए? अरे, वो ब्राउजर के लिए सबसे ज्यादा हेवी ऑपरेशंस में से हैं। रिफ्लो मतलब पूरे पेज के एलिमेंट्स की पोजीशन, ज्योमेट्री फिर से कैलकुलेट करो। रीपेंट मतलब पिक्सेल्स को दोबारा ड्रॉ करो। अगर एनिमेशन के हर फ्रेम पर ये हो तो मेन थ्रेड बुरी तरह ब्लॉक हो जाता है, एनिमेशन अटकता है, जिसे जैंक कहते हैं, और पूरी ऐप अनरिस्पॉन्सिव लगती है। ओहो,
तो ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी इन्हें बाईपास कर सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। इसलिए वो स्पेशल हैं। तो जब ब्राउजर इन सेफ प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्म ओपेसिटी का एनिमेशन देखता है सीएसएस में, तो वो मेन थ्रेड से हटाकर इसे कहाँ भेजता है? वो इसे एक अलग थ्रेड पर भेज सकता है, जिसे कंपोजिटर थ्रेड कहते हैं, या ज्यादातर मॉडर्न सिस्टम्स में सीधे जीपीयू पर ऑफलोड कर सकता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू? अच्छा, हाँ। जीपीयू ग्राफिक्स टास्क के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है। वो ये ट्रांसफॉर्मेशंस, ओपेसिटी चेंजेस जैसी चीजें सीपीयू यानी मेन थ्रेड से कहीं ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है। और इसका फायदा यूजर को क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। मैं यूआई थ्रेड ब्राउजर का समझ लीजिए मेन इंजन है। वो जावास्क्रिप्ट चलाता है, यूजर इनपुट हैंडल करता है, लेआउट करता है, पेंट करता है, सब कुछ। अगर एनिमेशन का हेवी लिफ्टिंग जीपीयू पर चला गया तो मेन थ्रेड फ्री रहता है इन जरूरी कामों के लिए। तो मतलब नतीजा, एनिमेशन एकदम मक्खन जैसा स्मूथ चलता है 60 एफपीएस पर। भले ही मेन थ्रेड पर जावास्क्रिप्ट कुछ और कर रहा हो, एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव रहती है। और ये फायदा मोबाइल डिवाइसेस पर तो और भी ज्यादा दिखता है, जहां सीपीयू पावर लिमिटेड होती है पर जीपीयूज अक्सर केपेबल होते हैं। वाओ, तो ये OMTA ही असली गेम चेंजर है। बिल्कुल। तो जब MDN ने अपने फायरफॉक्स टेस्ट में OMTA को एनेबल किया, सोर्स में लिखा था, एक सेटिंग है फायरफॉक्स में, layers.offMainThread.composition.async animations, उसे ऑन किया, तब क्या हुआ उस 1000 divs वाले टेस्ट में? ड्रामेटिक डिफरेंस। एकदम नाटकीय बदलाव। जैसे ही OMTA इनेबल हुआ, CSS एनिमेशंस वाले टेस्ट का FPS एकदम से शूट अप कर गया, बहुत हाई। और परफॉर्मेंस मॉनिटर में साफ दिखने लगा कि एनिमेशन का काम अब मेन थ्रेड पर नहीं, कंपोजिटर थ्रेड जीपीयू पर हो रहा है। एनिमेशन बिल्कुल स्मूथ। और जावास्क्रिप्ट वाला, RAF वाला, उसकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी ही रही। वो अभी भी मेन थ्रेड पर ही चल रहा था, उतना ही सीपीयू यूज कर रहा था, FPS भी उतना ही था। अच्छा, तो यहाँ पर CSS का परफॉर्मेंस एडवांटेज एकदम क्लियर हो गया। एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि CSS एनिमेशन सिर्फ ट्रांसफॉर्म यूज कर रहा था, ब्राउजर उसे ऑप्टिमाइज करके जीपीयू पर भेजने में कामयाब रहा OMTA के जरिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट वाला एनिमेशन, भले ही वो भी ट्रांसफॉर्म ही बदल रहा था RAF से, वो मेन थ्रेड पर ही फंसा रहा। ब्राउजर उसे ऑटोमेटिकली ऑफलोड नहीं कर पाया। यहीं पर CSS का बड़ा फायदा है उन प्रॉपर्टीज के लिए जिन्हें ऑफलोड किया जा सकता है। तो इसका कुल मतलब क्या निकालें? डेवलपर्स के लिए डे टू डे काम में क्या टेक अवे है इससे? मतलब ये है कि हमें ब्राउजर की इन ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटीज का फायदा उठाना चाहिए। जनरल रूल ऑफ थंब ये होना चाहिए कि जब भी पॉसिबल हो, वेब एप्लीकेशंस में एनिमेशंस के लिए CSS ट्रांजिशंस या CSS एनिमेशंस को प्रेफर करें। ओके। खासकर अगर आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म, मूवमेंट, रोटेशन, स्केलिंग और ओपेसिटी, फीडिंग जैसी प्रॉपर्टीज को एनिमेट कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके एनिमेशन के OMTA के जरिए जीपीयू पर ऑफलोड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस बेहतरीन मिलती है और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, स्पेशली मोबाइल पर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो CSS फर्स्ट, स्पेशली फॉर ट्रांसफॉर्म एंड ओपेसिटी, मान लिया। लेकिन जावास्क्रिप्ट एनिमेशन की जरूरत कब पड़ती है फिर? क्या उसकी कोई जगह ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल जगह है। और कई बार जावास्क्रिप्ट ही एकमात्र सोल्यूशन होता है। जावास्क्रिप्ट बेस्ड एनिमेशंस, RAF या लाइब्रेरीज तब जरूरी हो जाते हैं जब पहला, एनिमेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो। मान लीजिए आपको पार्टिकल सिस्टम्स बनाने हैं, या कोई सिमुलेशन चलाना है, या फिजिक्स इंजन के साथ सिंक करना है। ये CSS के स्कोप से बाहर है। हाँ, ये तो एडवांस स्टफ है। दूसरा, जब आपको फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए, अगर आपको एनिमेशन को बीच में रोकना है, रिवर्स करना है, स्पीड बदलनी है, यूजर इनपुट के हिसाब से रियल टाइम में पैरामीटर्स बदलने हैं, तो जावास्क्रिप्ट ज्यादा कंट्रोल देता है। सही। तीसरा, जब आपको ऐसी प्रॉपर्टीज एनिमेट करनी है जो OMTA फ्रेंडली हैं ही नहीं, जैसे एलिमेंट की विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर, ये अक्सर रीफ्लो या रीपेंट ट्रिगर करती हैं। अच्छा। तो इनमें OMT का फायदा वैसे भी नहीं मिलना। ऐसे में CSS और JS का परफॉर्मेंस डिफरेंस कम हो जाता है, और JS ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हों। और चौथा पॉइंट, सीक्वेंसिंग और सिंक्रोनाइजेशन। जब आपको कई एलिमेंट्स के एनिमेशंस को एक दूसरे के साथ बहुत प्रिसाइजली कोऑर्डिनेट करना हो, कॉम्प्लेक्स टाइमलाइंस बनानी हो, तो GSApp जैसी लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट में ये काम बहुत आसान बना देती हैं। समझ गई। तो मतलब चॉइस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। सिंपल से मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स विजुअल चेंजेस के लिए CSS और ट्रांसफॉर्म ओपेसिटी पर फोकस, और एडवांस्ड कंट्रोल कॉम्प्लेक्स लॉजिक या नॉन OMTA प्रॉपर्टीज के लिए जावास्क्रिप्ट, RAF या लाइब्रेरीज पर परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस का ध्यान रखते हुए। एग्जैक्टली।
जावास्क्रिप्ट यूज करते समय आपको मेन थ्रेड पर पड़ने वाले लोड को मैनेज करने के लिए ज्यादा सोचना पड़ेगा ताकि वो यूजर इंटरैक्शंस को ब्लॉक ना करें। तो आज की इस सारी बातचीत गहरी चर्चा से मुख्य बात यही निकलती है कि वेब एनिमेशंस की परफॉर्मेंस के लिए CSS अक्सर एक बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्राउजर्स की ऑफ मेन थ्रेड एनिमेशन यानी OMTA करने की क्षमता, जो खास तौर पर ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी के साथ मिलती है। ये यूजर एक्सपीरियंस को स्मूथ रखने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल, सिंपल विजुअल इफेक्ट से लेकर UI स्टेट ट्रांजिशंस तक CSS को प्रायोरिटी देना परफॉर्मेंस के लिहाज से अक्सर फायदेमंद रहता है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, जी, जैसे जैसे ब्राउजर्स और हार्डवेयर इवॉल्व हो रहे हैं और वेब स्टैंडर्ड्स भी आगे बढ़ रहे हैं, क्या फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट एनिमेशंस भी मेन थ्रेड से ऑफलोड होने लगेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, वेब एनिमेशंस API, वापी जैसी चीजें आ रही हैं। ये जावास्क्रिप्ट को CSS जैसी डिक्लेरेटिव पावर देने की कोशिश है। क्या इससे ब्राउजर को एनिमेशन का इंटेंट समझने में ज्यादा मदद मिलेगी? क्या ब्राउजर इंप्लीमेंटेशंस इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो वापी या हाईली ऑप्टिमाइज्ड RF यूसेज को पहचान कर GPU पर भेज सकें, जैसे वो CSS के साथ करते हैं? या फिर CSS अपनी डिक्लेरेटिव नेचर की वजह से हमेशा आगे रहेगा? हाँ, या क्या CSS अपनी डिक्लेरेटिव नेचर और ब्राउजर ऑप्टिमाइजेशन की लेगेसी के कारण हमेशा परफॉर्मेंस में एक कदम आगे रहेगा, खासकर सिंपल केसेस में? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में वेब स्टैंडर्ड्स, ब्राउजर वेंडर्स और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज इस चैलेंज को कैसे टैकल करते हैं। टेक्नोलॉजी स्पेस में लगातार बदल रही है। बिल्कुल, ये देखने लायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।